अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। वस्ती पंजाब, लाहौर खास तौर पर, और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब जिसे कहते हैं, शदीद धुंध की लपेट में। और आज हमें वैसे महकमे मौसमियात नहीं बताता, हम तो महकमे मौसमियात जब तक बारिश नहीं होती महकमे मौसमियात की स्टोरी पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हमें देख के पता लगता है कि भाई कितनी धुंध है। अर्मिला हसन अपने ही घर के आसपास 3 चक्कर लगा के आ जाएंगे, इतनी धुंध आज नहीं लगाए थे, वो मैंने पहले लगाए थे। आज मैं सीधी सीधी आई हूँ, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से, शुक्र है मैं टाइम से पहले निकली और ड्राइव करते हुए मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मियाँ ने आज बचत कराई है। वाया सड़क आई, फुटपाथ नहीं आई हूँ, लेकिन भाई बहुत धुंध है। और कुछ लाहौर में भी आपको पता है, जहाँ से हमारे प्रोड्यूसर साहब आते थे वो कहते वहाँ तो धुंध नहीं थी, और हम जहाँ से आते हैं हमने कहा कि वहाँ बहुत ज्यादा धुंध थी। तो लिहाजा मिला जुला सिस्टम चल रहा है, लेकिन धुंध एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा है। धुंध बहुत ज्यादा है जी, और एहतियात करें, ये कहने का मकसद ये है। इसके साथ साथ ये धुंध सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ लाहौर या पंजाब में नहीं है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मौसमी सूरत हाल है इस वक्त, खास तौर पे हम अगर कनाडा की कल भी हमने आपको बात की थी, टोरंटो के अंदर, इसके अलावा जो अमेरिका के मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, शदीद धुंध के अंदर, शदीद बर्फबारी की लपेट में इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कल भी हमने आपको बताया था, मुख्तलिफ ट्रेनें, परवाज़ें लेट हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने दीगर जगहों पर ये भी बताया कि मज़ीद इस पर स्नोफॉल हो सकती है और मज़ीद हलाकतें भी हो सकती हैं। ये जो ममालिक हैं, ये जो अमरीकी रियासतें आप देख रहे हैं, इसमें इस वक्त ठंड बहुत शदीद है। कनाडा, अमेरिका, इसको कहा जा रहा है कि ये बम साइक्लोन है, इसका टाइटल दिया गया है, और ये तारीख के बड़े साइक्लोन्स में से एक है, और अमवात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि बार बार जो हर साल, अब चाहे ये स्टेट्स हैं, अमेरिकन स्टेट्स हैं या पाकिस्तान की भी बात करें, इन सारी चीज़ों का, मौसमियाती तब्दीलियों का डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है। और विद द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स हम इसको देख रहे हैं कि ये चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो रही हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, इस पे हमें बार बार हम बात करते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। और जिन स्टेट्स की हम बात करें वहाँ पे ये अभी जारी है, जो बर्फ का तूफान है, और इससे मजीद भी डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, इस वक्त जो टेम्परेचर है जी वो -50 डिग्री तक गिर चुका है, जो इलाके आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब अगर जापान के हवाले से बताएं तो यहाँ पे जो शुमाली इलाके हैं, यहाँ पे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर नागाई है, यहाँ पे 2.6 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। रशिया, यूक्रेन, यहाँ पे जंग के साथ साथ शदीद बर्फबारी भी जारी है, और यूक्रेन के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की बंदिश है और लोग सख्त हालात से दो चार हैं। इसी तरह अगर जॉर्डन चले जाएं, इसकी सरहद से मुत्तसिल सऊदी अरब का इलाका तबूक है, यहाँ पे भी साल की पहली बर्फबारी तबूक पे हो गई है। जंगे तबूक भी आपको इस्लामी हिस्ट्री के लिहाज से आपको याद ही होगा, ग़ज़वा तबूक जो है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम सऊदी अरब के शहर की तबूक की हमने बात की, तो लोग बड़े खुश वहाँ पे नजर आए। लोगों को चूंकि पहली दफ़ा यहाँ पे बर्फबारी नजर आए, गर्चे के आपने कहा ये क्लाइमेट चेंज है, लेकिन जो ऊंट बेचारे थे वो भी अपनी जगह पे फ्रीज हो गए। सो एट सम पॉइंट इट्स गुड। आप जब देखते हैं, देखने में भला लगता है किसी नई जगह पे बर्फबारी होना, लेकिन एज अर्मिला सेड एंड एज वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट, क्लाइमेट चेंज को लेकर इट्स नॉट दैट गुड। ये बहुत अच्छा नहीं है हमारे आने वाले वक्त के लिए। इस पे हमें सोचना होगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर ऑब्वियसली दुनिया भर के ममालिक को सोचना होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट सिर्फ हम पे आ रहा है। बहुत अच्छी बातें आपने कर ली। अब क्रिकेट की जल्दी से बात करें, और फिर हम आप चले ना क्रिकेट, आपका बड़ा दिल कर रहा है क्रिकेट करें बात। क्रिकेट पहला टेस्ट मैच है हमारा, और न्यूजीलैंड के साथ है। आपको पता है, हमें लगा कि हम बहुत अच्छा खेले, फिर कल न्यूजीलैंड ने बगैर किसी विकेट के 165 रन बना लिए। कोई 2-1 सेशन, उन्हें लगा कि वो बहुत अच्छा खेले। हाँ, 2-1 सेशन खेल गए। हमारे साथ वैसे अभी क्रिकेटर अली मोहम्मद साहब भी मौजूद होंगे, तो उनसे भी जरा बात करेंगे। इस पॉलिटिशियन कम क्रिकेटर, तो उनसे भी जरा हम राय ले लेंगे इस पे। तो पाकिस्तान की इस लीड को बराबर करने के लिए न्यूजीलैंड मजीद 273 रन उनको चाहिए। आज तीसरा रोज है मैच का, और ये 273 रन जैसा वो खेल रहे हैं, पहले 1.5 सेशन में बनते नजर आते हैं, या 2 सेशंस में, और उसके बाद फिर लीड का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर 150 की लीड पुट करके पाकिस्तान को बैटिंग दी गई तो मैच खत्म भी हो सकता है, और अच्छे नोट पे खत्म नहीं होगा। सो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान को, टीम के अल्लाह करे कि बेहतर आए, दुआएं हमारी काम करें। दुआवां ही काम चल रहे हैं, हल ही तक दुआवां तक चल रहे हैं काम। और साथ साथ अब चूंकि दुआओं की बात हो रही है, तो मुल्क की हालात भी दुआओं के साथ ही चल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर।
वक्त के साथ साथ जो मुल्की मसाइल और चैलेंजेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं जो सियासी बहरान है वो शदीद हो रहा है, मईशत शदीद बदहाली का शिकार है। IMF प्रोग्राम ताहाल बहाल नहीं हो रहा और IMF ने शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत को 2 से 3 हफ्ते दे दिए हैं। माशी सूरत हाल पर माहिरीन की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि दहशत गर्दी की बात की जाए तो उसके खतरात में इजाफा हो रहा है। दहशत गर्दी के आरोज जो वाकयात हो रहे हैं इन्होंने इलाम बजा दिया है, खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की तवज्जो है वो मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बजाय सियासी चैलेंजेस पर ज़्यादा है। पंजाब में जी इक़्तिदार हासिल करने के लिए और मुद्दत पूरी करने में जो तदबीरें हैं वो सोची जा रही हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की कोई भी स्ट्रैटेजी फिलहाल कामयाब होती नजर नहीं आ रही और फौरी इलेक्शन के लिए जो वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कामयाब होते अभी नजर नहीं आ रहे। जबकि PTI ने हुकूमत के खिलाफ 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे दिए हैं, इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए कोशिशें भी जारी हैं। जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज की बात की जाए तो तोड़ने के ऐलान के बावजूद दोनों असम्बलियां ताहाल कायमो दायम हैं और ये जो इक़्तिदार की जंग है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, अगर किसी का भी नुकसान हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का है। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा था कि जितनी बातें आप बता रही हैं इसका हमें क्या फायदा है? हमें नुकसान कोई फायदा नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। खैर, अली मोहम्मद खान साहब नन अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है और हमने इनको क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन कहा क्योंकि क्रिकेट का बहुत ही शौक है अली मोहम्मद खान साहब को, हमें इस बात का पता है और बड़े इन टच भी रहते हैं। तो पहला तजिया अली भाई नॉट टिपिकल क्रिकेट पे लेंगे आपसे, सियासत तो होती ही रहती है, देख रहे हैं आप टेस्ट मैच कैसा जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। जी मैं बिल्कुल, मेरे पास यूनिवर्सिटी डेज में क्रिकेट कलर भी था, मैं अपनी टीम में था। अच्छा। और मैं तो तमाम जितनी यूथ है उनको मैं जरूर ये कहूंगा, हालांकि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का कल्चर बड़ा कम हो गया है, लेकिन एट अ वेरी यंग एज अगर कम उम्र में आप स्पोर्ट्स में और उन चीजों में आप इन्वॉल्व होते हैं तो लेटर ऑन व्हेन यू आर इनटू योर 40s और आप मिडिल एज में जब जाते हैं तो देन यू रियलाइज वो आपको रीपे करता है जो टाइम आपने ग्राउंड में गुजारा है और जो ग्राउंड में आपकी दोस्तियां बनती हैं। और उस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, मैं स्क्वॉश प्लेयर भी रहा हूँ, मेरे पर यूनिवर्सिटी कलर रहा है, जो स्क्वॉश है और भी, लेकिन ये आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको सेल्फ बिलीफ पैदा होता है। आप क्योंकि कोई भी स्पोर्ट हो ना, कोई भी स्पोर्ट हो, आपके इर्द गिर्द हजारों लोग होंगे लेकिन प्रेशर आप एक अकेले बंदे पे होगा। जब ऊपर हवा में बॉल उठती है या जब आप फेस कर रहे होते हैं तो ऑल द प्रेशर इज ऑन यू, सो दैट डेवलप्स योर इनर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। तो बाकी जहां तक मैच का ताल्लुक है, मैं तो उसको अभी इतना फॉलो नहीं कर सका क्योंकि मैं तो हल्के में हूँ, अभी आया हूँ इधर। लेकिन एक चीज जो एक डेवलपमेंट हुई है उसको मैं अच्छी नजर से देखता हूँ। जो शाहिद खान अफरीदी साहब जो चीफ सिलेक्टर बने हैं तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं तो बड़ा इसको वेलकम करता हूँ इस वजह से कि हमारे तो वो एक जाहिर है स्पोर्ट्स हीरो तो रहे हैं, लेकिन मैंने उनमें एक चीज देखी है कि बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। उनका एक ओपिनियन होता है, चाहे उससे एग्री करें ना करें, लेकिन उनका उस आदमी को आप जिम्मेदारी जरूर दें जिसका अपना एक ओपिनियन हो, बेशक वो गलत हो, लेकिन वो एक चीज उनके जाहिर है वो चूंकि यंग है, ही वांट्स टू डू समथिंग गुड। सो हमारी सबकी दुआएं उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला उनसे अब काम ले। रमीज साहब ने भी अच्छा किया, रमीज राजा इज आल्सो वन ऑफ आवर चाइल्डहुड हीरोज, खान साहब ने उनको लगाया था और रमीज साहब ने बड़ा बेहतर किया। लेकिन अब होपफुली शाहिद साहब जब तक हैं अल्लाह करे कि वो उसको बेहतर करें। सुना है कि सीनियर प्लेयर्स को भी वो ला रहे हैं, तो अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज पे हमें जाना होगा कि जो हमारी यूथ है, यंग प्लेयर्स को हम ग्रूम करें, क्योंकि उन्होंने अब आगे अगला जो डेकेड है तो इन्हीं लोगों ने, शहनशाह अफरीदी और नसीम और इन लोगों ने इनको लेके जाना है। लेकिन देयर हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो हमारे पास यूथ आई है उनको अब हमने जो है ग्रूम करना है, क्योंकि एक जमाने में शायद अफरीदी भी यूथ थे और मेरे तो सबसे जो फेवरेट है खान साहब के बाद वो तो वो है शुएब अख्तर साहब है, क्योंकि मैंने शुएब को हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलते देखा। पाकिस्तान के लिए इस आदमी ने अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं सारा बदन उसका। वी प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, हम सबके लिए दुआएं करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये तो आपकी क्रिकेट पे एक्सपर्टीज हो गई, अब जरा सियासत पे आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हैं और ये जो मामला चल रहे हैं इक़्तिदार के, असेंबलियों के हवाले से ऐलान किया खान साहब ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दीगर मामलात भी हमारे सामने हैं और हम पहले इंट्रो में यही बात कर रहे थे कि इस सारी जो इक़्तिदार की जंग है इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का है।
देखें, सबसे पहले तो जो कल बड़ी खबर आई तो मेरा तो राब्ता भी हुआ तारिक जमील साहब के जो बरखुरदार है, मौलाना साहब के बरखुरदार मौलाना यूसुफ साहब से, तो उन्होंने बताया कि ही इज गुड नाउ। तो हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम और जितने भी मुस्लिम उम्मा में लोग बेशुमार, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी मौलाना तारिक जमील साहब के चाहने वाले, उनके मदाह, उनके परस्तार हैं, उनको मानने वाले हैं। तो हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे और वो खैर से वापस अपने वतन आए। तो माशाल्लाह उनकी सेहत अभी बेहतर है, उनके बरखुरदार ने मुझे रात बताया, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें ये जितने भी सियासतदान इस वक्त मेन लीडर्स हैं बड़ी जमातों के जो पीडीएम में हैं, तो ये लोग मेरे ख्याल में, मैं कोई इससे बुरा ना माने, लेकिन ये लोग अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू ऑफर, क्योंकि लिटरली हमने 2 डेकेड्स लॉस्ट की हैं, 1990s की और 2000 की जो डेकेड है, खासकर 90s की, इट वाज अ डेकेड ऑफ डार्कनेस जो हमने लूज किया है। पाकिस्तान कहां था और कहां चला गया। देखें, ब्लेम गेम में हम पढ़ेंगे जो भी कहेंगे। आज आपकी सूरत हाल क्या है? 75 साल पहले जब ये मुल्क बना और आज 75 साल बाद हमारे पास इतने भी अब पैसे नहीं है कि हमारे पास 3 महीने के पेट्रोल डीजल मंगाने के, ऑयल इंपोर्ट के पैसे हों, और इस वक्त कोई आप पे ट्रस्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। पिछले 7-8 महीनों में 8-9 लाख बंदा मुल्क छोड़ के आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जा रहा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पैसे बेचता था वो कम हो गया है, वो अपनी रेमिटेंसेस कम कर दी हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो एक होप चली थी, नई नई कंपनियां आ रही थी, अमेजॉन वगैरह, सारा एक एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप हो रहा था, वो स्टॉप हो गया है। बड़ी कंपनीज इंडस मोटर्स या सुजुकी वगैरह अपनी प्लांट्स बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो ये अच्छी खबरें नहीं है, ये इस पर हम खुश नहीं हो रहे कि हमारे मुखालिफ के दौर में ये हो रहा है। ठीक है, अवाम में उनकी बदनामी हो रही है और उनका पॉलिटिकल कैपिटल जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन मुल्क भी तो साथ खराब हो रहा है। तो इन हालात में मैं तो जितना थोड़ा बहुत समझता हूँ, मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इनको कि इलेक्शन इज प्रोबब्ली द ओनली सोल्यूशन एट द मोमेंट। लोग कहेंगे इलेक्शन से क्या होगा? इलेक्शन से ये होगा कि जो आपकी हुकूमत आएगी उसके पास मैंडेट होगा और उसके पास कोई बहाना नहीं होगा, उसने फिर ठीक करना है। ये जो अगला बजट होगा, ये मेरी बात मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर उस हुकूमत ने दिया जिसको 5 साल का मैंडेट है तो वो लंबी प्लानिंग के साथ जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म वाला बजट देगा। और अगर इस हुकूमत ने दिया तो उन्होंने तो अगले इलेक्शन के लिए नाली गली के लिए पैसे देने हैं। बहरहाल आई थिंक इस वक्त हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हैं, तो ये जो हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अभी आपकी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से भाग गई है, कल भाग गई, वो भाग गए। जहां अवाम की बात होती है भाग जाते हैं। अच्छा, ये नाली गली की जो आपने बात की है, आप कह रहे हैं कि मैं खुद भी हूं और हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं। आपको पता है हल्के की पॉलिटिक्स, नाली गली, फातिहा, जनाजा, इसी के ऊपर होती है और लोग इसी के ऊपर बेसिस पे ब्रादरीइज्म पे लोग वोट देते हैं यूजुअली पाकिस्तान में। कल की मैं आपको बात बताता हूँ। जी बोलिए। कल मैं हल्के में था एक इलाके में हमने थैंक्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट में तो अब नहीं है, लेकिन महमूद खान साहब हमारे वज़ीर आला हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ बहुत सी जगहों पे जो अंदर जो आपके काम होते हैं गाँव के अंदर, जो गलियां पक्की होना और ये चीजें सारी, वहां मैंने जाके एक बात फिर अपने कंस्टिट्यूएंट्स को की है कि ये आपका एक हक है, आपकी काम जो होना आपका हक है। इन चीजों पे कभी हमने धोखा नहीं खाना कि अगर कोई शख्स मुल्क के लिए नुकसानदेह है, करप्ट है, गलत लोगों से उसके मरासिम हैं, उसके तौर तरीके ठीक नहीं है, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो आपके अगर आके आपका जनाजा पढ़ ले या आपकी गली पक्की कर ले, उससे आप एक जाती बुनियाद पे कभी आप वोट किसी को दें, वोट ये बात अपनी जगह, लेकिन लगे कि मुल्क के लिए बेहतर है, ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको भी पता है कि लोगों के लिए इस चीज की होगा। बड़ी अहमियत है, लोग इस चीज के ऊपर वोट देते हैं और ये होता है कि हमने मेरा सवाल यहाँ पे मजबूत नहीं किया। हाँ, मेरा सवाल यहाँ पे परवेज इलाही साहब की उस प्ली के हवाले से है जो कि उन्होंने ली, और उन्होंने कहा कि हमें इन आखिरी महीनों के अंदर काम करना है, डिलीवर करना है। और हम इवन अगर लाहौर में ही देख लें तो 3-4 बड़े मंसूबे हैं जो शुरू कर दिए गए हैं, इस्लामाबाद में इसी तरीके से, रावलपिंडी के कुछ इलाकों में। तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है उनको ये कैपिटल गेन करना होता है। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे ये फैसला ठीक नहीं होगा। बहरहाल अब तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, तो क्या आप जाती तौर पे इस चीज से मुत्तफिक कि ये फैसला ठीक नहीं था असेंबलियों को इस वक्त तोड़ने का? और दूसरी बात, ये जो 186 का 87 की तलवार लटक रही है इस वक्त, और उसके बाद उम्मीद नहीं है कि परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ेंगे एतमाद का वोट लेने पे, इस पे पार्टी क्या सोच रही है इस वक्त, इमरान खान साहब बिलखुसूस? लेकिन मुख्तलिफ आराय इसमें आती रही। मैं तो आज से कुछ 4 महीने पहले खान साहब को एक बात मैंने मीटिंग्स में, कोर कमेटी वगैरह में की, और देखें आप डिलीवर करते हैं जब आप पूरे बदन से खेल रहे हो।
आपका लीडर आपका सर होता है, बदन में जिस तरह सर होता है, लीडर बदन में सर की मानद होता है। तो अगर लीडर इस वक्त हुकूमत में नहीं है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट जा चुकी है, डिलीवरी आपकी तब होगी जब आपके इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम अपनी सीट पे वापस आएंगे। अगर तो मरकज से इस्तीफे दे के हम बाहर बैठे हैं तो फिर आप डिलीवरी सूबे में उस तरह से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो खान साहब ने बड़ा सही फैसला किया है और शायद पहले कर लेते तो बेहतर था, लेकिन अगर इमरान खान साहब और हम इस्तीफे दे के मरकज से बाहर हैं तो फिर आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना होगा ताकि जनरल इलेक्शन हो। इमरान खान के बगैर आप डिलीवर, अपनी मरकजी हुकूमत के बगैर, लीडर के बगैर आप डिलीवर नहीं कर सकते। सूबे क्या कर लेंगे, नाली गली पक्की कर लेंगे, यही कर लेंगे। अब जब असल में पॉलिसी होती है वो तो सेंटर से बनती है, आपकी फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर सिक्योरिटी, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अब जब आप इस पॉइंट पे जब परवेज इलाही साहब पंजाब में कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा दुख होता है पिछले 3.5 सालों का जो बुज़दार साहब को आपने दिए कि अब 8 महीनों में वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो 3.5 साल में नहीं हुआ, और आप लोग डिफेंड भी करते रहे, आपके लीडर भी उनको डिफेंड करते रहे, क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आता पंजाब में उनका किया हुआ अभी तक। बुज़दार साहब का जो टाइम है उसमें तो बेहतरी ज्यादा हो सकती थी। परवेज इलाही साहब एक्सपीरियंस आदमी है, पहले भी सूबे को चला चुके हैं। उनका गवर्नेंस स्टाइल जो है वो उसमें कुछ चीजें बेहतर हैं बुज़दार साहब से, लेकिन इस वक्त टाइम कम है ना उनके पास। और मैं तो अपनी वही बात दोबारा करूंगा कि अगर हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब नहीं है तो जो चीजें अवाम को मैटर करती हैं, आज आप देख लें खजाना आपका 17 अरब से 6 अरब डॉलर पे आ गया, चारों सूबे मिलके उसको नहीं ठीक कर सकते जब तक मरकज में कोई आपकी ऐसी हुकूमत ना हो जो मुल्क का सोचे। ये लोग तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुकूमत करके निकल जाते हैं मुल्क से बाहर, इनके असासे सब कुछ बाहर है, इनके स्टेक तो सारे मुल्क से बाहर पड़े हैं। ठीक है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये बहुत दफ़ा हमारी डिस्कशन भी हुई है और हमेशा ये कहा जाता है कि लड़ाई झगड़े या एक दूसरे पर ब्लेम गेम के सिलसिले से हटकर अगर सियासतदान बातचीत की तरफ आए तो मामलात का बेहतर हल निकल सकता है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो चौधरी शुजात साहब ने इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में आने की दावत दी है। उन्होंने कहा आप बातचीत करें, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें, नैब कवानीन के हवाले से बात करें। तो क्या पीटीआई या इमरान खान साहब इस सलाह पर या जो इस दावत है इस पर गौर कर रहे हैं, और अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो क्या इंतखाबी इस्लाहात पे बात होनी चाहिए जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने आपको दावत दी है? ये दावत तो इमरान खान साहब पहले इनको दे चुके हैं। ये सियासी बड़के ये लोग मार रहे हैं और इनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। मैं बिलावल से पूछना चाहूंगा कि बिलावल साहब आपने सिंध को क्या दिया है? 20 साल से आपकी उधर हुकूमत है, एक हारी को एक गिलास पानी तो आप दे नहीं सके, अस्पताल में आपके कुत्तों के काटने की दवाइयां नहीं है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए पर्ची से कोई लीडर नहीं बनता, लीडर जो है आपका एक सिस्टम से निकल के जमाने के थपेड़े वक्त के इम्तिहानात से गुजर के आप लीडर बनते हैं। ये कोई बात नहीं है, आप बड़ी जगह पे बैठ के कोई लीडर नहीं बनता। तो इनकी बातों को तो मैं सीरियसली नहीं लेता। मैं ये समझता हूँ कि एक ही हाल है इस मुल्क में वो ये है कि आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के बाद जो हुकूमतें बने वो इंसानों की तरह बैठ के इस मुल्क को चलाएं। जो और ये जो बात होती है ना कि आओ बैठ के बात, क्या बात करें? आपके पास एक सिस्टम है, उसके तहत आप इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन हो जाएगा पार्लियामेंट में आपके पास स्टैंडिंग कमेटीज हैं, आपके पास पूरा प्रोसेस है, उसमें बैठ के हर कोई अपना अपना रोल अदा करे। हाँ, लेकिन तो आप अली भाई ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इस्लाहात के बगैर ही हो जाए, इस्लाहात ना हो और हो जाए इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? क्या इस्लाहात आपने करनी है? एक ही इस्लाह हो जाए कि भाई किसी ने इंटरफेयर नहीं करना, आवाम को फैसला करने दे, इससे बड़ी इस्लाह कोई नहीं है। यार ये ड्रामे जनाब आके बैठ के क्या इन्होंने कर लिया 20 साल में? कौन सी इस्लाह? एक ही इस्लाह, क्या इस्लाह इन्होंने करनी है? मुझे तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन इस हुकूमत से नहीं है। लेकिन इस बात की फिर क्या कौन गारंटी करेगा कि जो पार्टी हारेगी, चाहे आपकी हो या उनकी हो, वो एक्सेप्ट करेगी इस्लाहात के बगैर? जब तक सब एक स्टेक होल्डर सब एक पेज पे बैठकर डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तो इसकी तो फिर कोई गारंटी नहीं होगी। फिर वही होगा, आप हार गए तो आपने धांधली हुई है, वो हार गए तो उन्होंने कहना धांधली हुई है। आईन से बाहर जो चीज आप करोगे ना, जो चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी ने बनाई है, मैं तो कभी उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती ना तो उसमें आप आम आदमियों की बात होती, अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, अपने एहतसाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एहतसाब हमेशा ताकतवर लोगों का होना चाहिए, कोई ताकतवर अपने एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। आइन से बाहर किसी भी डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे नुकसान होगा। ये आइन में सारा कुछ लिखा हुआ है, इस पर ही अमल कर ले, नई चीज लाने की कोई इलेक्शन कराओ और उसके बाद अपोजिशन इलेक्शन ही वाहिद हल है। अली मोहम्मद खान, अगर अर्ली इलेक्शन पे ये लोग राजी होते हैं तो कुछ चंद बातों पे बैठक हो सकती है कि इलेक्शन कब हो, उसके लिए मेन फैसले क्या लेने हैं। बाकी अब इस्लाहात का दौर नहीं है, अब इलेक्शन का टाइम है। अब इलेक्शन जो हो इस्लाहात के बगैर ही हो सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें किया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बात कर रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए, फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है।
आदत सी है हम ऐसे जीने में। वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की बात करें। टेस्ट मैच की बात करेंगे, मैच हो रहा है जी, क्या बात करेंगे? 10 बजे हो रहा है मैच, 10 बजे कुछ बहुत अभी अच्छा नहीं हो नहीं रहा है। आई मीन जारी है ना, टेस्ट मैच जारी रहता है, वो रात को भी जारी इसलिए रहता है क्योंकि लोग सोचते रहते हैं कि सुबह हमने क्या करना है। खैर, इट्स अ 5 डेज गेम, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, फर्स्ट मैच इन नेशनल स्टेडियम कराची। और ये आपको हम कुछ फाइल फुटेज दिखा रहे हैं कल के वजह से हैं। और कल हुआ ये कि जी पाकिस्तान की जो टीम है, आपको मालूम है पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की थी, इसके जवाब में 165 रन बनाकर बगैर किसी खिलाड़ी के कल आउट हुए। कल न्यूजीलैंड की टीम वापस गई थी और अभी स्टिल उनके पास 3 दिन का वक्त दोनों टीम्स के पास इनफैक्ट मौजूद है। और ये दूसरे रोज का खेल है जो कि आज अब से कुछ देर के बाद जारी दोबारा से हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। 273 रन मजीद चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को हमारी लीड बराबर करने के लिए या चेस करने के लिए, जो पहला टोटल हमने बनाया है, और उसके बाद फिर उनकी लीड स्टार्ट हो जाएगी। और इस वक्त जैसा कि मैंने कहा अरमला, 2 सेशंस के अंदर मुझे ये 273 बनते नजर आते हैं क्योंकि कल भी बड़ी तेज खेली है न्यूजीलैंड की टीम। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। मैच तो आप देख रहे होंगे, आप ही के शहर में हो रहा है और सूरत हाल भी आपके सामने है। सो अभी न्यूजीलैंड की टीम बकौल इमरान के, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा मैच लेकिन स्टिल इमरान कह रहे कल बड़ा तेज फायदे में ना देखने। अच्छा, कोई ऐसे शर्फ से मैं रूम में नहीं। बाबर आजम की इनिंग्स। सलीम वाली साहब, आप क्या कहेंगे मैच के हवाले से? मैं ये कहूंगा कि आए आप लोग मैच देखें। यहाँ पर बहुत जगह 28-29 हजार सीटें खाली होती हैं, बिल्कुल मजे से मैच देखें आप लोग सबसे पहले। बाकी मैच पिच जो है उसमें बॉलर्स के बिल्कुल जान नहीं है। हमें आइडिया हो गया था जब नंबर 7 हमारे आगा सलमान ने भी सेंचुरी बनाई, और जिस तरह हमने देखा कि हमारे प्लेयर शुरू में जो आउट हुए थे वो अपनी गलती से आउट हुए थे। बॉलर्स के कमाल से ज्यादा ये था कि उन्होंने खुद ही गलत शॉट खेले, क्रीज से निकल के खेल रहे हैं, उठा के खेल रहे हैं। तो अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम भी जाहिर है जवाब देगी। वैसी बैटिंग तो नहीं कर रहे जो इंग्लैंड ने हमें आदी बना दिया था कि खूब चौके लग रहे हैं और बहुत स्कोर बन रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतर लैथम ने, कॉनवे ने बैटिंग की और 165 रन बना चुका है। न्यूजीलैंड उनके पास अभी पूरा दिन है, अगर आज पाकिस्तान ने जल्दी विकेटें नहीं ली तो मसला हो सकता है। लेकिन जिस तरह कल हमारे साथ हुआ था कि मैच शुरू हुआ, पहले ओवर में बाबर आजम आउट हो गए थे, तो आज भी हो सकता है कि जब जाते हैं बैट्समैन नॉट आउट, चाहे वो 100 रन पर भी हो, अगले दिन आते हैं तो फिर दोबारा 0 से उनको शुरू करना पड़ता है, सारी चीजें चेंज हो चुकी होती है। तो होपफुली आज हमारे बॉलर जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, न्यूजीलैंड को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत लीड हमें मिले, फिर हो सकता है ये मैच भी फैसला कुन साबित हो। अच्छा, हम बड़े एक्साइटेड थे मीर हमजा को देखने के लिए, तो उनकी इकोनॉमी बहरहाल बेहतर रही है बाकी प्लेयर से। वसीम बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। वसीम T20 के बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं और जो लिमिटेड ओवर्स का खेल है, लेकिन पिछले मैच के अंदर भी और अब भी स्पार्क तो उनमें डेफिनेटली बहुत है, बहुत अच्छे बॉलर है वो, लेकिन एक होता है ना कि ऐसे टफ टाइम के अंदर भी फिर बॉलर्स का पता लगता है ना, अगर विकेट बहुत सपोर्टिव हो, एटमॉस्फेयर सपोर्टिव हो, फिर तो विकेट्स निकल ही आती हैं। तो आप क्या कहेंगे हमारा जो पेस अटैक है इसको लेकर? देखिए, पेस बॉलर्स की कारकर्दगी इस पूरे साल हमारी खराब रही है। हम लोग आदी है शाहीन शाह अफरीदी के, हारिस भी अच्छी बॉलिंग करते हैं शॉर्टर वर्जन में, तो अब जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको मौका मिल रहा है, और अफसोस की बात है कि आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सपोज हो रहा है। एक चीज तो ये भी है कि पिच में बिल्कुल भी मदद नहीं है, ना स्विंग मिल रही है, ना कोई ऐसा है कि बहुत बाउंसी पिच हो, मदद भी नहीं है। लेकिन आपकी वाली बात कि जब आप खेल रहे हैं तो फिर जैसी भी कंडीशन हो, जहां आपको मौका मिले थोड़ा बहुत तो परफॉर्म करना चाहिए। तो होपफुली आज देखें क्या होता है। लेकिन पेसर से ज्यादा मैं स्पिनर से मायूस हुआ। मिस्ट्री स्पिनर अबरार हमारे, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, नोमान, वो परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक। और मैं तो समझ रहा था कि यार ये आएगा फिर अपनी बॉलिंग करेगा, न्यूजीलैंड के जो है वो चकरा जाएंगे, लेकिन शायद रीड कर लिया। क्योंकि क्रिकेट में जो है आपकी कामयाबी उस वक्त तक है जब तक लोगों को आपकी खामियां पता ना चले। और अब तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक एक चीज का पता चल जाता है, यार इसका हाथ इधर गया, ये उंगली इधर गई। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो रीड करके आए हैं और इसीलिए बड़े मजे से कल खेले। अच्छा सलीम खालिक साहब, कल बाबर आजम ने भी 3 ओवर कराए, बॉलिंग की उन्होंने, क्या ऐसी जरूरत पेश आई, हम जानना चाहेंगे, आपको पता है? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ। देखिए, जब कभी ऐसा होता है ना कि रेगुलर बॉलर विकेटें नहीं ले पाए जो हमारे मेन बॉलर्स हैं, तो फिर कभी कभी इस तरह के जो डिसीजन होते हैं ना कि कैप्टन खुद आ जाए या किसी और नॉन रेगुलर बॉलर को बोल देते तो विकेट ले जाते। तो बाबर ने भी यही सोच के बॉलिंग की होगी कि यार शायद, क्योंकि होता है ना कि जब हम बहुत सेट खेल रहे हो, किसी को आ गया, अरे यार देखा यार ये क्या बच्चा आ गया, अब वो भी मुझे आउट करेगा,
और उस चक्कर में उठा के मार देते, आउट हो जाते, लेकिन न्यूजीलैंड वाले चला के। और अच्छा, ये आप जो कराची वाले हैं ये थोड़ा सा 3-4 दिन आगे सोच रहे हैं, पता है आपको इस बात का, एडवांस सोच रहे हैं आप लोग। आपको पता लग जाता है कि मैच का क्या हाल होने वाला है, आप पहले दिन ही नहीं आते। होता है ना कि मैच फंस गया, खराब हो गया, दूसरे दिन क्राउड नहीं आई, तीसरे दिन आप लोग पहले दिन ही नहीं आते। क्राउड को क्या हो गया है कराची, क्यों इतना ज्यादा लग गया है कराची वालों को? देखें, बात ये है कि एक तो टेस्ट क्रिकेट में ना इंटरेस्ट वैसे ही कम है। दूसरी चीज ये है कि हमारी टीम था सलीम भाई, पिंडी आपको पता है भरा हुआ था। अभी हम कराची की बात कर रहे हैं। हाँ। फिर दूसरी बात ये आई कि जैसे परफॉर्मेंस हमारी टीम की आपने देखा होगा थ्रू आउट नीचे जा रही है, तो उससे भी लोग थोड़ा नाराज हैं। फिर क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। आपको पता है आजकल जो है यहाँ पर लोगों के लिए एक फाइनेंशियल भी मसाइल है। अब एक आदमी अगर मैच देखने के लिए आ रहा है, 500 रुपए का टिकट है नॉर्मल, जो मतलब बेहतर इंक्लोजर का जो है, 4 की भी फैमिली है, 2000 ये, फिर आने जाने का। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है आपको। मतलब आप फैमिली के साथ वॉक करते हुए आए और फिर वो कहते हैं यार छोड़ो, इससे अच्छा है कि घर पे बैठ के टेलीविजन में मैच देख लेंगे, घर पे चिप्स के पैकेट वगैरह ले आऊंगा। तो बच्चे बोलते हैं नहीं अब्बू टेस्ट नहीं देखना, T20 देखेंगे। तो ये वजह है। ये वजह है बुनियादी तौर पे। अच्छा चलें, अब आज की स्ट्रेटजी पे जरा आ जाए। हमने कल की हमारी जो परफॉर्मेंस थी उससे क्या हमने कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो क्या सीखा है आपके ख्याल में? आई मीन कैसे आज अपनी गेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, आज के मैच को किस तरीके से, खासतौर पे पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोनों साइड्स के लिए, तो पहले सेशन में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि ये सीखा होगा कि जब कभी आपको 19-20 भी लगे, कोई ऐसा जरा से भी चांस लगे कि यार इस पर रिव्यू ले लेना चाहिए, तो फौरन ले लेना चाहिए। आपके पास और भी मौके होते हैं। तो कल एक कॉर्ड बिहाइंड हुआ जो पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया, बाद में रिप्ले में पता चला कि वो आउट था। तो ये एक हमसे गलती हुई, वरना 1 विकेट हमको मिल चुकी होती। दूसरी चीज ये कि जैसे आपने बोला कि जब मैच शुरू हो, चाहे जैसी भी डेड पिच हो, जब नए दिन का खेल शुरू होता है तो उस पिच में थोड़ी बहुत जान होती है। अगर आपके बॉलर्स अच्छा उसमें परफॉर्म करें और जान लगाएं तो विकेट मिल जाती है। फिर मैंने जैसे पहले बोला कि 0 से शुरू करता है बैट्समैन, चाहे जितने में भी आउट हो। जैसे कल बाबर आजम कॉन्सेंट्रेशन लूज कर गए थे अपने यहाँ के, तो आउट हो गए थे शुरू में ही। तो ये शुरू का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने अगर 2-3 विकेट ले ली तो बड़ा अच्छा चांस है कि न्यूजीलैंड को फिर जल्दी आउट कर सकेंगे। लेकिन अगर वो गुजार गए फर्स्ट सेशन तो फिर ये है कि शाम को उन्होंने भी बना लिए होंगे 300-350 रन। सही बात है। और दूसरी बात, न्यूजीलैंड किस माइंडसेट के साथ आपके ख्याल में उतरना चाहिए उसको, और या किस माइंडसेट से उतरेगी आज ग्राउंड में? दे स्टिल गॉट 10 विकेट्स इन हैंड। न्यूजीलैंड का अच्छा है, लैथम भी अच्छा खेल रहे हैं, कॉनवे भी अच्छा खेल रहे हैं, तो उनके पास 10 विकेट्स नहीं है। और एक वो जो उनके जहन में एक खौफ था, खतरा था कि यार ये मिस्टेक्स बना रहा है, ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, वो सब खत्म हो गया। ये मुझे लगता है ज्यादा होमवर्क करके आगे। अच्छा लास्ट में बिल्कुल 1 मिनट है, आफरीदी ने कल 3 नए प्लेयर्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है उनको शामिल किया टीम के अंदर, जिसमें एक ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन है और एक बॉलर है। कैसा फैसला आप देख रहे हैं? शायद आफरीदी धड़ाधड़ नए बच्चों को इंक्लूड किए जा रहे हैं और कहते हैं कि सीनियर्स को भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है क्रिकेट को लेकर, आप क्या कहते हैं? शाहिद आफरीदी सीता है, वो इसी तरह के फैसले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके क्रिकेट कैरियर के शुरू से उनके साथ रहा हूँ, देखते रहा हूँ उनकी चीजें। वो ऐसे कैप्टन थे, तब भी खेलते थे, तब भी ऐसे बहुत अच्छा उन्होंने किया। देखिए, ये 3 बच्चे खेलेंगे नहीं ये मैच, ये सिर्फ अगर सिर्फ साथ रहेंगे, जैसे साथ रह के देखेंगे कि यार ये बाबर आजम किस तरह ट्रेनिंग करता है, बाबर आजम किस तरह ड्रेसिंग रूम में बात करता है, सकलैन क्या बता रहा है, ये सब चीजें सीखेंगे। तो जब कभी 2-3 साल बाद इनको चांस मिलेगा तो इनको सब पता होगा कि प्रेशर सूरत में कैसे खेलना है। तो मैं तो दाद देता हूँ शाहिद आफरीदी को। अभी इन्होंने जैसे सरफराज को खिलाया, कह के खिलवाया सरफराज को, मीर हमजा को खिलवाया, 3 बच्चे इन्होंने टीम में शामिल किए। तो इस तरह के डिसीजन बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं और ये लॉन्ग टर्म में हमारे बहुत काम आएंगे। हाँ, जरूरी है और अच्छे फैसले हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट के ऊपर तज्जिया दे रहे थे और टेस्ट मैच की सूरत हाल आपके सामने है। इमरान आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। आपके सामने ही है। ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें। दिन हुए थे, थोड़े से कम से ज़्यादा दिन हो गए थे कि हमने एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात नहीं कराई थी। आज हम ले आए आपके लिए। भाई कराची के एक स्कूटर मैकेनिक हैं, वेस्पा मैकेनिक हैं, अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान के गुमनाम सफ़ीर के तौर पे सामने आए हैं। अब तो नामवर सफ़ीर हो गए हैं। इनका ताल्लुक़ कराची से है, शेख मोहम्मद आसिफ इनका नाम है और इन्होंने अपनी महारत से 60 साल पुराने जो वेस्पा स्कूटर्स हैं इसको एक ऐसा नया रूप दिया है कि इटालियंस देख के दंग रह गए। इटालियन एम्बेसी के साथ ये कनेक्टेड रहे हैं। यूरोप के अंदर इनके स्कूटर्स गए हैं, जर्मनी में, स्वीडन, बेल्जियम एंड देन अमेरिका एज वेल। ज़बरदस्त इनको पजीराई मिल रही है। मजीद इनके हवाले से इनकी ये जर्नी क्या है, वी हैव अ पैकेज
अबाउट दैट काशिफ हुसैन साहब ने तैयार किया है। पहले जरा वो आपको दिखाते हैं, एंड देन विल बी हैविंग शेख साहब लाइव विद अस। जरा देखिए पैकेज वापस आता। अपने दौर के मकबूल वेस्पा स्कूटर्स आज भी अपने मद्दाहों के दिल में जगह रखते हैं। वेस्पा के शौकीन कराची के मैकेनिक शेख मोहम्मद आसिफ ने क्लासिक स्कूटर्स का दर्जा रखने वाले 60 साल पुराने मॉडल्स को मास्टर पीस में तब्दील कर दिया। बाहर जब ये चलती है, जैसा कि बेल्जियम में, स्वीडन में है, इटली के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, अमेरिका के अंदर, मेरे नाम की, मेरे हाथ की गाड़ी पाकिस्तान से गई है। और जब वो मुझे वहाँ की मूवी दिखाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। गैर मुल्की कदरदानों ने शेख मोहम्मद आसिफ से वेस्पा स्कूटर्स तैयार करवाकर अपने अपने मुल्क भिजवाए, जहां इन्हें क्लासिक स्कूटर्स का दर्जा दिया गया। 62, 63 मॉडल के अंदर जब ये गाड़ियाँ भेजी थी उन्होंने, तो हम डीटो कोशिश करते हैं कि डीटो गाड़ी वैसी बने। शेख मोहम्मद आसिफ के तैयार करदा स्कूटर्स मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की पहचान है। अपने दौर के मकबूल और खूबसूरत स्कूटर्स को नई जिंदगी देने वाले शेख मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के गुमनाम सफ़ीर हैं, जिनकी तैयार की जाने वाली स्कूटर्स दुनिया भर में पाकिस्तानियों की महारत को उजागर कर रही हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जबरदस्त। ये स्कूटर देख के मुझे भी याद आया, हमारी फैमिली में भी मेरे चचा के पास होता है स्कूटर, बड़े शौक से बैठते थे स्कूटर के ऊपर। पहले नजर आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते। तो शेख मोहम्मद आसिफ और उनके साहबजादे शेख मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोग की जो एफर्ट है इसको देखकर, और इसको रिकग्निशन मिल रही है पूरी दुनिया में। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। जरा शेख मोहम्मद आसिफ साहब बताइएगा, ये बहुत पुराने स्कूटर्स हैं, वेस्पा स्कूटर्स, और इनको मॉडिफाई करना, रिस्टोर करना, और उसका ये जो आपका बाहर तक इनको यूरोप के अंदर भेजने तक का जर्नी है, कैसे आगाज हुआ, कहाँ से शुरू हुई आपकी ये कहानी? बात करूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें, शुरू कीजिए। एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन मैं वेस्पा पे, ये 62 मॉडल की गाड़ी थी मेरे पास, मैं अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार की तरफ जा रहा था, तो एक बीगो गाड़ी के अंदर समय ना कोई फॉरनर बैठे हुए थे, तो अलार्म बज रहा था, मैंने साइड कर दी गाड़ी की, VIP मूवमेंट जा रही है, तो मैं तो निकल गया वहाँ से, तो पीछे सिक्योरिटी ने मेरे को आगे पीछे से रोका, इंडिकेटर दे के रोका, मैं रुक गया। तो एक साहब उतरे, बोला आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर एक अंग्रेज उतरा नीचे, समझे ना, 5 और नाम था उसका, वीज़ा ऑफिसर था वो। उसने कहा कि भाई ये स्कूटर, इंग्लिश में थोड़ी बहुत मैं बोल देता हूँ, वो बोलता था, समझे ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये गाड़ी स्कूटर आप क्या मैकेनिक है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कल आप मुझसे कॉन्सर्ट में मिल सकते हैं? मैंने सर मैं 1-2 दिन का मुझे टाइम दे, मैं बिजी हूँ, समझे ना। तो जैसा भी होगा, फिर उन्होंने कांटेक्ट नंबर लिया। तो 2 दिन बाद उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं। तो मैंने बोला मैं आता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, समझ गया ना, तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे, टी टाइम था, चाय वगैरह पिलाई, तो मुझसे जिक्र बातें करने लगे। मैंने बोला भाई मैं 35 साल हो गए मेरे को इस फील्ड के अंदर, और मेरा ये शौक था। सुबह में स्कूल जाता था, दोपहर को पार्ट टाइम ये काम सीखता था, है ना। तो उस टाइम मेरी उम्र थी 12 साल, तो ये गाड़ियाँ पेटी में आया करती थी, है ना। तो देखता था, शौक था बहुत। अच्छा, तो ऐसे करते तो फिर उन्होंने क्या, उन्होंने आपसे कहा कि मेरे लिए ये मोटरसाइकिल आप बनाएं, या अपना मोटरसाइकिल, ये अपना स्कूटर मुझे दे दें, या क्या, वो क्या बात हुई फिर? उन्होंने मुझसे कहा ये ऐसी स्कूटर आप मुझे बना के दें। तो वो गाड़ी की ऐसी कंडीशन थी कि बस चल रही थी। ओके। तो 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा ये ऐसी स्कूटर हम मेरे को बना कर दें। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कोई 15-20 दिन का टाइम लिया। ओके। और वो स्कूटर मैंने तैयार जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। तैयार करके दी, वहाँ तैयार करके दी, तो वहाँ और 2-3 फॉरनर थे, ऑफिसर ही थे, अंदर के वीजा ऑफिसर थे। अब वो उन्होंने जब गाड़ी चेक करी है तो मैं घबरा गया। उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की, उनके बैरियर के स्टॉपर जो है इतने खतरनाक होते हैं कि गाड़ी के आगे का टेम्परेचर सब हिल जाता है। उन्होंने तीसरे गियर में डाल के उस गाड़ी को उठाया पिकअप के लिए, और तकरीबन 5 मिनट का इन्होंने ड्राइव करी। उसके बाद आके उन्होंने कहा ओपन योर बोनट दिस इंजन। तो मैंने बोनट जब खोला तो वो तो देख के दंग रह गए, समझ ना। तो बोले ये तो भाई ये तो 0 मीटर हो गई ये तो। अरे वाह। अच्छा, अभी एक चीज हमें क्लियर करें। पहली बात तो ये कि लोग वीजा लेने चल के जाते हैं, वीजा आपके पास चल के आ गया यूरोप का, ये बड़ी जबरदस्त बात हुई। दूसरी बात, आप हमें ये बताएं कि क्या आप अब सिर्फ शेख साहब पुरानी गाड़ियां बनाते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, या खुद से नई गाड़ियां भी बनाते हैं? आई मीन उसकी बॉडी लेकर और इंजन खुद से भी बनाते हैं? जरा क्लियर करें हमें। बॉडी वगैरह सब जो मैं इस टाइम जो मैं गाड़ियां बनाता था
कोरोना से पहले, वो इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर ओरिजिनल देखते हैं हम पहले तो, ठीक है। कि ये चीज क्लियर होना चाहिए। फिर एक्साइज से हम इसको क्लियर करवाते हैं कि हाँ आया, ये गाड़ियां कोई 2 नंबर तो नहीं है। ठीक है। और अगर इनके चेसिस वगैरह की नंबर क्लियर होते हैं तो फिर हम वो इनको दिखाते थे फॉरनर को। तो कॉन्सुलेट वाले मेरे पास आते थे खुद यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। वो 10 मिनट में उसका रिकॉर्ड इटली से पता कर लेते थे कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है। वाह, वो जब वो रिकॉर्ड कंप्लीट ओके हो जाता था, वो सिर्फ मुझे ये कहते थे कि ये हमारी गाड़ी का पेंट कराना है और ये सीट कवर कराना है, हाँ जी, वाह जी, बाकी क्या काम मैं खुद अपनी मर्जी से करता था। ओके, बेहतरीन। अच्छा, आपके तो साहबजादे भी आपके साथ मौजूद हैं क्या? ये भी इस सारे सफर में, इस सारे प्रोसेस में जो रिस्टोर करना है गाड़ियों को या जो भी आप करते हैं उसमें आपके साथ होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? मैडम ये मेरा, ये समझ ले कि ये राइट हैंड है। पूरी गाड़ी की फिटिंग ऊपर की जितनी भी होती है ये खुद अपने हाथ से करता है। अच्छा, तो हम जरा शेख साहब चाहेंगे जरा उम्र भी हमें बताएं। आप तो तजर्बा बता ही रहे हैं, वालिद साहब माशाल्लाह इतने जबरदस्त मैकेनिक हैं, कारीगर हैं। उमर, आप कुछ बताओ अपने हवाले से, काम के हवाले से। जी, मैं जो है बचपन से ही मतलब इस फील्ड में हूँ। स्कूल लाइफ से ना मेरे अच्छा। को शौक था ये पुरानी वेस्पा का काम करना, पुरानी गाड़ियों का, ओल्ड क्लासिक। तो स्कूल लाइफ से मैं इस फील्ड में हूँ। स्कूल जाता था तो औसतन कितने का बेचते हैं आप? एक गाड़ी जो बनी हुई अच्छी कंडीशन वाली पाकिस्तानी रुपयों में कितने की होती है और यूरोप में कितने की बिकती है? या अगर मैं कहूँ कि लागत के मुकाबले में कितना मुनाफा दे देती है? ये जो है पाकिस्तान में जो हम यहाँ देते थे, ये हम लोग 2.5 लाख 3 लाख इस तरह की देते हैं। मगर जो यूरोप में जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग एंटिक पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ बहुत ज़्यादा कीमत है इन गाड़ियों की। ठीक तो है। हम अगर कभी इत्तेफाक हो इटली जाएं तो वहाँ पे कैसे पता लगेगा कि ये वाला जो स्कूटर खड़ा है ये आसिफ साहब ने बनाया है? कोई निशानी लगा के भेजते हैं अपना, कोई मोनोग्राम टाइप को लोगो शोगो? नहीं, निशान लोगो तो हमारा कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल जैसे आती थी इटली से, हम लोग वैसे ही बिल्कुल डिट्टो बना के बेच देते हैं। सही। बाकी ये कि जो फॉरेनर्स हैं उनसे हमारा कॉन्टेक्ट हैं, जो वहाँ पे अभी चला रहे हैं, उनसे हमारी ठीक बातचीत होती रहती है। अच्छा, ये बताइएगा अब तक कितने स्कूटर्स जो हैं शेख मोहम्मद आसिफ साहब आप भेज चुके हैं और यूरोप के किन किन शहरों के अंदर आपने इनको भेजा है? सबसे पहले तो मैडम मैंने इटली कॉन्सर्ट वालों को दी, तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ थी। ओके, अच्छा, उस टाइम काम का भी उरूज था, दूसरा पार्ट्स वगैरह भी मिल जाता था, स्क्रैप से भी ले लेते थे कुछ मैं कुछ इसमें लीवर वगैरह में ढलाई करवाता हूँ ओरिजिनल शेप में, समझे ना। तो फिर ये कॉन्सर्ट के थ्रू मेरे पास किड्स कंपनी के एक मालिक आए, अच्छा, एमडी थे वो, उन्होंने अपने लिए बनवाई, फिर उनको पसंद आई तो उन्होंने वो अपना मूवी अपनी वाइफ को भेजी इटली में। क्या बात है। तो इटली में उनकी वाइफ ने मुझसे डायरेक्ट बात की कि मुझे 63 मॉडल की गाड़ी आप एक रिस्टोर करके दें, तो वो भी मैंने करके दी। फिर ऐसे ENI वाले थे। शेख साहब बहुत ही ये भी जबरदस्त बात पेट्रोलियम कंपनी है। है, अच्छा, ये अब ये सारे बताइए, फॉलोअर हैं। आपको ये स्किल तो अल्लाह ने आपके हाथ में रख दी है, क्या ये हुनर सिर्फ गाड़ियों तक में स्कूटर्स तक महदूद रखना है या बड़ी मोटर कारों तक भी लेके जाने का इरादा है? क्योंकि उसकी भी बड़ी मांग है, एंटीक पुरानी गाड़ियों की, उनकी रिस्टोरेशन की। तो क्या ये भी आप करने का इरादा रखते हैं? जी जी जी, इस टाइम मुझे एक कंपनी से काम मिला हुआ है, समझे ना, ये नैयर मोटर्स के नाम से है। ठीक है। ये इनके पास भी बहुत पुरानी ओल्ड मॉडल की कारें भी है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की भी गाड़ी इनके वर्कशॉप में खड़ी है। अच्छा। लियाकत अली खान की भी गाड़ी खड़ी है। वाह, तो इनके पास कोई 17-18 वेस्पा है। जबरदस्त। और चलें, हम कभी उन्होंने जब भी कराची आए तो इतनी जरूर से- आपसे हम मुलाकात भी करेंगे आपकी वर्कशॉप पे, और बड़ा अच्छा लगा हमें। एक मुख्तलिफ आइडिया, इसको बस यहाँ तक ना रोकिएगा, इसको एक बिजनेस की शक्ल दें, एक कंपनी बना के प्रॉपरली इसको एक्सपोर्ट करें बाहर, और माशाल्लाह बेहतरीन ज़र मुबादला खुद भी कमाए और पाकिस्तान के लिए भी। ये जो आप मैकेनिक या हुनरमंद है उनके लिए बड़ा दर्स है इसके अंदर के, देखिए आप किस सतह तक जा सकते हैं, एंड समटाइम्स लक भी आपके पास चल के आ जाती है, इटालियन वीज़ा ऑफिसर की तरह। ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर इससे पहले कि प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको नेशनल स्टेडियम कराची लिए चलते हैं इस वक्त, जहां पे दोबारा से पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट मैच जो कि नेशनल स्टेडियम में जारी है, उसकी तीसरे दिन के खेल का आगाज हो गया है। दोनों न्यूजीलैंड ओपनर्स, कीवी ओपनर्स इस वक्त दोबारा से क्रीज पे आ चुके हैं और पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग का आगाज़ किया है। 271 रन मजीद हमने आपको बताया था चाहिए, और उसके बाद ये जो पाकिस्तान की पहली इनिंग का जो स्कोर है वो बराबर हो जाएगा, और उसके बाद फिर लीड का सिलसिला होगा। सो देखना ही होगा कि आज स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि कल 165 रन हुए थे और कल पूरे 90 ओवर का खेल भी हुआ था। लाइट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था कराची में, ये पॉजिटिव बात है।
जो कि रावलपिंडी या लाहौर में नहीं होती कि लाइट पहले कम हो जाती है, कराची में यूजुअली ये नहीं होता। ये आप देख रहे हैं इस वक्त मीर हमजा और कॉनवे और लथम दोनों जो हैं ये दोनों खेल रहे हैं और 79 और 82 का बिलतरतीब स्कोर है दोनों का, जिसके ऊपर ये दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। और अब से कुछ देर के बाद ही मुझे उम्मीद ये है कि पाकिस्तान को एक विकेट अगर पाकिस्तान ले लेता है तो एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है इन दिस फर्स्ट सेशन। सो लेट्स होप फॉर गुड एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब ए गजाले शब पर। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में तार साहब से गुफ्तगू हो रही है उनकी नावल ए गजाले शब पर। और बहुत ही हमारी जो पिछली दो एक साथ थी उनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी बात हुई। ए गजाले शब का नाम क्यों रखा गया, तार साहब ने बताया कि क्या ही कमाल उसका एक पस मंज़र है। नून मीम राशिद के हवाले से, अब्दुल्ला हुसैन साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई, जेन आस्टन के हवाले से बात हुई कि वो नावल निगार को किस दर्जे पे फायज़ करती हैं, तो क्या वो ठीक करती हैं। और फिर जो तार साहब डिपिक्ट करते हैं, जो इजहार करते हैं अपनी धरती की जो जड़ी बूटियाँ या मुख्तलिफ अनवा हैं उनका, उसके हवाले से आग के पत्ते और डोडो और उनसे निकलने वाली वो माई बूढ़ियाँ जो हैं उन पर भी काफ़ी तफसील से बात हुई थी। अब ए गजाले शब जो है वो क्योंकि सोवियत यूनियन के पस मंज़र में लिखा हुआ है तो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। मसलन एक तो ये है तार साहब कि जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, तो वो आपने वो पूरा रोमानवी जो नज़रियात का दौर है आपने देखा है, और बल्कि 50 की दहाई में आप मॉस्को भी गए थे, तो आपने फैज़ साहब या दीगर तरक्की पसंद जितने भी अदीब थे उनकी तरह खुलकर इन नज़रियात का आलम नहीं उठाया। अब इसकी वजह क्या थी? क्या आप इन नज़रियात से कुल्ली तौर पर इत्तफाक नहीं करते थे? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, यानी मैंने दास कैपिटल पढ़ने की कोशिश की तो सिर्फ इसलिए पढ़ी कि पढ़नी चाहिए, या एंगल्स की तहरीरें या जो भी, लेकिन ये था कि भाई मैं मुतासर था उस ज़माने में। ये हो नहीं सकता था जब कलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है महकूम लोगों की, वियतनाम की भी जंग हो रही है, अफ्रीका जो है वो जाग रहा है, तो आपने हर सूरत प्रोग्रेसिव होना है। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस प्रोग्रेसिव होने में और टोटल कम्युनिस्ट होने में। कम्युनिज्म इज़ जस्ट अ रिलीजन, अनदर रिलीजन, यानी वो आइडियोलॉजी जो भी है, लेकिन उसके ऊपर जो अमल करने वाले हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो हमारे मुल्ला की तरह ही स्ट्रिक्ट है। तो मेरी तबीयत में शायद कम इल्मी की वजह से वो एक्सट्रीमिज़म नहीं आई, लेकिन मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जो प्रोग्रेसिव जो राइटर्स थे या जो मूवमेंट थी, मैं उनकी एक एक्सटेंशन हूँ। ये नहीं हो सकता कि मेरा कोई नावल जो है उसमें जो एक अजीब सा तरक्की पसंद सोच वगैरह मुझे बड़े क्लीशेज लगते हैं, लेकिन आई थिंक मैन इज़ बॉर्न विद ए प्रोग्रेसिव माइंड, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मुआशरा जो है वो रेट्रोग्रेसिव करता है, उसको पीछे ले जाता है। शायद मैं ओरिजिनल हालत में हूँ। तार साहब उस हवाले से उस दौर के हवाले से बहुत सारे एहसास सवाल भी पैदा होते हैं कि वो जो रोमानवी नज़रियात का दौर था जिसमें तरक्की पसंद अदीब जो थे वो बाकायदा यानी मज़दूरों के हक़ में थे, और सोवियत यूनियन जो था वो उनको ख्वाबों की एक ताबीर नज़र आती थी वो सरजमीन, और इसमें कोई मज़ायका नहीं है, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको कभी ऐसे लगा है कि जैसे ये इतने बड़े मशाहिर जो थे, जहाँ पे सोवियत यूनियन कहीं अगर मज़ालिम करता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पे ये खामोश थे, इसकी क्या वजह है? मतलब ये है कि बहुत ही ब्लैक एंड वाइट तो होना चाहिए ना, कि मतलब एक चीज़ गलत है एक दुरुस्त है, और उस पर आप चाहे जिसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और दोनों साइडों पे ये बात की जा सकती है। तो बुनियादी तौर पर मेरा सवाल ये है कि वो आखिर चुप क्यों थे? क्योंकि मेरा सवाल इन ज़हीन अफराद के हवाले से है जो जिनको बहुत अच्छी तरह आइडिया था कि मज़ालिम तो मज़ालिम होते हैं, तो वो क्यों चुप थे? एक्चुअली ये पूछा गया था, फैज़ साहब से भी पूछा गया और लोगों पे। मसला ये होता है कि जब दो थे ना, मतलब अमेरिका तुला हुआ था कि हमने कंडेम करना है कम्युनिज्म, आपको पता ही है कि जो भी मैकार्थीज़म वहाँ पे हुआ सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने बहुत मज़ालिम बढ़ा चढ़ा के वो सारा कुछ हुआ, डेफिनेटली मतलब कि सारा कुछ हुआ,
लेकिन जो बिल्कुल बहुत नज़रियाती थे वो समझते थे कि ये ज़रूरी है, यानी मैसेज के लिए, मैसेज की भलाई के लिए अगर ये एक्सट्रीम इक़दाम उठाए जाएं तो ये ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि मैं उन्हें कंडेम करूँगा, मुझे तो ज़ाहिर है कि जो वो, लेकिन ये एक, आप ये जानिए कि ये रशियन साइकी का एक हिस्सा थे। यानी ज़ारों के ज़माने में दोस्तोयेवस्की ने खुद साइबेरिया में वक्त गुजारा, वो तो कम्युनिज्म के तहत नहीं था, वहाँ पे तब भी उनकी सज़ा देने का वही तरीका था जो आगे दूसरे जो स्टालिन वगैरह थे उन्होंने। लेकिन हम कतई तौर पे भूल जाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो सोवियत यूनियन ने जीती थी, ना अमेरिकन ने जीती थी, ना ब्रिटिश ने, ना फ्रांस ने, और दे वर लूजिंग द वॉर। पहले उनका मुआहदा था शायद पोलैंड के साथ, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर किए नाज़ी जर्मनी पे, तो मसूम मोटे साहब जो थे, जो हिंदुस्तानियों को बहुत नफरत की निगाह से देखते, हम उनको सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, तो वो नहारे थे। एंड समबडी टोल्ड हिम कि वो रशिया जो है, सोवियत यूनियन जो है, वो उसने वॉर डिक्लेयर कर दी। तो ही केम आउट नेकेड, ही वाज सो हैप्पी, एंड ही सेड कि बस अब रशियन बेयर जो है वो नाज़ीज़ को ख़त्म कर देगा। चुनांचे दीज रशियंस, आप देखें कि जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं स्टालिनग्राड और लेनिनग्राड में, 2 करोड़ के करीब रशियन मारे गए उसमें। एंड रशियंस वर द फर्स्ट टू रीच बर्लिन, राइक्सटैग जो उनकी है। और बाय द वे उसमें एक मेरा ख्याल है कि आज़रबाईजान का या कहाँ का सोल्जर था, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, मुसलमान था, तो उसने आके वो परचम उतार के नाज़ियों का। तो कहने का मतलब ये है कि स्टालिन वन द वॉर आल्सो। वो जो उनके पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो हम उसकी तरफ नहीं देखते। अब ख्रुश्चोव ने ठीक है छोटे छोटे डरबे बनाए, लेकिन हर एक रशियन को एक डरबा मिल गया रहने के लिए। अब उसमें सहूलतें क्या गया थी, दैट इज़ डिफरेंट। सो बुनियादी तौर पे वो सारा जो स्ट्रेस है ना वो आ जाता है कि उन्होंने वो बनाए, प्रिजन कैंप्स बनाए, लोगों को ये किया, आबादियों को उन्होंने आगे पीछे किया, उनकी अपनी पॉलिसी थी, लेकिन वो सारा कुछ हम उधर चले जाते हैं और उसकी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है सोवियत यूनियन की वो भूल जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अलावा यानी आर्ट और कल्चर, जितनी तरक्की सोवियत ज़मानों में हुई है वहाँ पे, वो कभी नहीं हुई, अब नहीं है। यानी वो आपने यहाँ पे पीपल्स पब्लिशिंग हाउस था, और अच्छा ये पीपल्स पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में भी था, बाकी भी रशियन किताबें, आपको रशियन से मुराद है रशियन लिटरेचर की, वो आप 100 रुपया लेके जाते थे तो आपको 2 खच्चर किराए पे लेने पड़ते, इतनी किताबें आ जाती थी। मतलब मैंने ख़रीदी हुई हैं दोस्तोयेवस्की की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, मेरा ख्याल 2.5 रुपये की। तो उनकी तमाम यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती थी, आर्ट्स क्राफ्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स की बहुत कदर थी, उनको VIPs थे वो सारे राइटर्स। और मैं ये तो लंबी बात हो जाएगी, आखिरी बात करता हूँ कि वहाँ पे एक स्टोर था गम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर कहलाता था मॉस्को, वहाँ पे एक क्यू लगी हुई थी जो तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी। अच्छा मैंने समझा कि कोई वहाँ पे कोई ख़ास चीज़ आई है, क्योंकि अशियाए वो जो डे टू डे की चीज़ें होती हैं वो ज़रा उनकी कमी थी, नायाबी। तो मैंने अपनी इंटरप्रेटर से पूछा कि ये क्यू जो है उसने पता किया किस चीज़ के लिए। मैंने मजाक से कहा डबल रोटी खरीदने के लिए। तो कहने की नहीं, दोस्तोयेवस्की का फ़लाँ नावल का नया एडिशन आया। तो मैं आई वॉज जस्ट ए टीनेजर, और हर टीनेजर की तरह मैं बेवकूफ़ भी था, अब भी हूँ वैसे। तो मैंने कहा कि अच्छा हैरत है कि इतने जो 500-700 बंदा खड़ा हुआ है, तो इन्होंने अभी तक दोस्तोयेवस्की का ये नावल नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। उसने कहा ऐसा नहीं है, दोस्तोयेवस्की हो, टॉल्स्टॉय हो, गोगोल हो, शेखोव हो, कोई मतलब बड़ा राइटर हो, उसकी किसी भी किताब का जब नया एडिशन आता है तो यहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो वो उसको ख़रीदना अपना फ्रीज़ा समझते हैं, उनके पास ऑलरेडी है। तो ये वहाँ जो था सारा सिस्टम, हम उसकी तरफ नज़र नहीं करते और बाकी एट्रोसिटीज़ की तरफ हम जाते। डॉक्टर साहब, आपके नावल ए गज़ाल शब में एक किरदार जो है वो कहती है कि इस दौरान मैं शुर आफाक नावल निगार पालो कोयलो से मिली।
अगरचे एक बड़ा और अब तक कायम रहने वाला नावल निगार नहीं है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर लम्हा मौजूद में वो तुम्हें रूमानवी तौर पर मुतासिर करता है और तुम्हें अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है, और वो भी तो खाना बदोश है, दर बदर भटकता आखिरी सच का मुतलाशी है। तो तार साहब, ये जो वो किरदार के मुंह से आपने ये फ़िक्रे निकलवाए हैं, तो ये बुनियादी तौर पे आपकी अपनी सोच है कि पायलो कोएल्हो जो है वो बहरहाल एक बड़ा और अब तक कायम रहने वाला नावल निगार नहीं है? अच्छा देखिए, मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक तो बहुत कम लोग इसकी वाकिफ़ हैं कि उसकी बुनियादी शोध शुरू हुई अल्केमिस्ट से, बाद में और भी उसके नावल बहुत अच्छे आए। अच्छा, मैंने तकरीबन सारी पढ़े, उसमें एक मेरा ख्याल आलिफ है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के वाले, लेकिन अल्केमिस्ट जो था वो डायरेक्टली फरीदुद्दीन अत्तार की मंतकुल तैर से मुस्तार शुदा था। यानी एक गडरिया है, वो स्पेन या कहीं रहता है, दरख्त के नीचे बैठा रहता है, उसकी हैं वो जो भेड़ें, और उसको सच की तलाश, और फिर वो जाता है, वो अल्जीरिया चला जाता है, सारा कुछ वो आप जानते ही हैं उसका पूरा पैटर्न। एंड फाइनली उसको ये पता चलता है कि नहीं, सच वो जो खजाना जिसकी तलाश में, वो खजाने की तलाश, वो तो उसी दरख्त के नीचे। वो भी मंतकुल तैर भी यही है कि सच आप खुद ही हैं। हमारी तमाम जो मिस्टिक है रवायत वो यही है कि सच आपके अंदर है। चुनाचे वो हिट हुआ एक ख़ास लेवल पे, जो कम इल्म रखते थे मिस्टिसिज्म का, उनमें। बाकी बहुत पॉपुलर नावल है, और नया उसकी कोई चीज़ आए तो मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी उसकी, मसलन उसकी नावल 11 मिनट्स मुझे अच्छा लगा, प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में है, इस तरह और नावल उसके अच्छे हैं। लेकिन वो जैसे हुसैन सरामागो है या इस्माइल कदारे है या और इस तरह के नावलिस्ट हैं, उनकी सतह पे नहीं पहुंचता। ठीक, वो मतलब है कि बहुत अच्छा पुरलुत्फ नसर लिखता है, बहुत फनेटिकली मजहबी आदमी है, फनेटिकली, और आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि उसने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया है, और ऑलमोस्ट प्रीचर लगता है एट टाइम्स। तो वो जिस तरह एक ज़माने तक मैं हेमिंगवे के बारे में कहता था कि वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ, लेकिन वो मेरे फेवरेट राइटर्स में से नहीं। ताकि मैंने जब मैं क्यूबा गया हूँ और उसके घर गया हूँ और वहाँ पे मैं घूमा फिरा हूँ, तो मैंने दोबारा, क्योंकि वहाँ वो कश्ती पड़ी हुई थी जो इस्तेमाल हुई थी ओल्ड मैन एंड द सी में, उसमें वो मछेरा जाता है समंदर में, तो मैंने ओल्ड मैन एंड द सी दोबारा पढ़ी, तो मैं तब कन्विंस हुआ कि वो बड़ा राइटर था एक ये इस नावल पे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोग कुंदेरा हों या मार्कीज़ हों या थॉमस मान हों, ये उस लेवल पे नहीं आता कोल। बहुत शुक्रिया तार साहब। ग़ज़ाल शब पर हमारी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। तार साहब से भी मज़ीद सवाल पूछने हैं, बहुत सारे किरदारों के हवाले से, वाक़यात के हवाले से। वो उस पूरा एक अहद है ग़ज़ाल शब में, तो इस पे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमने तार साहब से पूछने हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। भाइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक खुशाइंद एक डेवलपमेंट है कि सेकंड रीड, पहली रीड भी जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर 2015 में हुई थी, और उस वक्त भी आकिब सईद साहब बहसीयत कमिश्नर मेरी टीम के मेंबर थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। ये हमारी SECP बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो मेरा फोकस सितंबर के आखिर में मैंने जब जिम्मेदारी संभाली 28 सितंबर को, तो जो एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए विच नीड इमीडिएट अटेंशन इज द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज एंड द SECP। आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर है उसका सेंट्रल बैंक है, विच इन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द कॉर्पोरेट सेक्टर द स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है वो SECP है। ये बदकिस्मती है किसी भी मुल्क की
कि वो 1.5 साल से उसके 2 कमिश्नर ना हुआ 5 में से, और 1 साल से 3 कमिश्नर 5 में, दे वर वर्चुअली क्वासी डिसफंक्शनल। तो मेरे सबसे पहले जो मैंने काम किए वो मैंने थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एप्लीकेशंस 8 महीने पहले आ चुकी थी लेकिन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने 2 वीकेंड्स लगा के उस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया। पूरी जो इंटरव्यू कमेटी थी उनको प्रोसेस जो है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसमें आपके सामने ये 3 साहिबान बैठे हुए हैं जो कि उसमें प्रोसेस में कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि हमने आकिब सईद साहब की माजी की खिदमात को देखते हुए अपने सेक्टर के लिए, मुझे याद है कि इस मुल्क में 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस होता था, आपको भी याद होगा, और वो आउटडेटेड एक कानून था, उसमें कई अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। इस मेरी टीम के साथ मुझे याद है कि मैं कई वीकेंड्स, कई महीनों के वीकेंड्स मैंने इनके साथ गुजारे, और हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 दिया, और उसके साथ कितने जो एनेबलिंग लॉज थे, इंक्लूडिंग जो SECP का अपना लॉ और जो सब्सिडी लॉज थे, उनमें अमेंडमेंट्स की। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी मुल्क को हेल्दी एक डायरेक्शन पे लेके जाना है तो उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 48 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मेरा ये बिलीफ भी है कि हमने देखा कि आप लोगों ने भी हाथ में हाथ मिलाया, और मुझे याद है कि इतनी रेजिस्टेंस थी इंडिविजुअल जो 3 स्टॉक चेंजेस थी पाकिस्तान में, कराची स्टॉक चेंज, लाहौर स्टॉक चेंज, इस्लामाबाद स्टॉक चेंज। ये टीम मेरे पास आई जफर एजाजी साहब की सरबराही में, और मुझसे 6 महीने और मांगने आई। कई सालों से ये अटेम्प्ट हो रही थी, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो इसको पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनने नहीं दे रहे थे। इनको याद होगा अपना आकिब साहब को, मेरे पास 6 महीने मांग रहे हैं, मैंने कहा आपके पास 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं है। आई मीन बिजनेस, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको कंसोलिडेट करना है, और इसको हमने मर्ज करना है। मुझे याद है कि फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्जर हुआ और आपने एक नया आपकी एक मेरे नज़दीक शुरुआत हुई, और आप उस मुकाम पे बड़े लिमिटेड टाइम में, ऑब्वियसली नया कंपनी ऑर्डिनेंस आपको फैसिलिटेट किया, नया जो रोल था SECP का, उनकी कमिटमेंट थी, तो आप अल्लाह के फजल से साउथ एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट पे चले गए। आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए। तो मैं तो समझता हूं कि वो काश के वो गोल्डन डेज वापस आए और आप उसी तरह फले फूले। मैं जो मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं जनाब अपना आरिफ हबीब साहब ने, जनाब फरख खान साहब ने, मैं उसको भी टच करूंगा, लेकिन मैं आकिब सईद साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आपके प्रपोजल्स हैं विज़ इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स, वो आप मेहरबानी करके आकिब सईद साहब अपनी टीम के साथ इनके साथ बैठें और आप उसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस करें खुले दिल के साथ, और जो कुछ हम हो सकेगा हम करेंगे हैंड होल्डिंग इंशाल्लाह। वो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप के साथ हम इंशाल्लाह मिलके इस पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि जो आपके टैक्स के हवाले से हैं, चूंकि FPR में रिप्रेजेंटेड नहीं है, अनलेस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, मुझे नजर नहीं आ रहे, तो वो जो आपकी तजावीज़ है वो मैं और आकिब सईद साहब वो इंशाअल्लाह FPR को फॉरवर्ड करेंगे और वो भी इंशाअल्लाह उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। देखिए ये हम सब का पाकिस्तान है, और मैं मशकूर हूँ आरिफ हबीब साहब के इन जज्बात का कि पाकिस्तान कम्युनिटी इंशाअल्लाह इस हुकूमत के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर। मैं आपको कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री, मैं 98-99 की हिस्ट्री नहीं मैं आपको याद करवाना चाहता, मैं 2008 की हिस्ट्री नहीं याद करवाना चाहता जो आरिफ हबीब साहब ने अभी कुछ, मैं 2013 की भी नहीं करवाना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि पाकिस्तान 2013 में जब मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, डिक्लेयर हो चुका था, तमाम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको $1 जो है प्रोग्राम लैंडिंग नहीं कर रहे थे, और इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, वो एक प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि ये जो भी पार्टी इस मुल्क में इलेक्शन जीतेगी वो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। ये वही पाकिस्तान है, और इसमें मैं आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ।
हमारा काम तो है ही कि गवर्नमेंट में होके रिफॉर्म्स करने, लॉज को अपना अपडेट करना, अपनी पूरी एफर्ट करना, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस कम्युनिटी लाती है किसी भी मुल्क में। और वो आपने जो काम किया, तो हम एक कलील 3 साल के अरसे में उस मुल्क को जिसको कह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री है, ये तो डिफॉल्ट करेगा, वो 3 साल के कलील अरसे में आपको मैं ग्रेजुअल नहीं लेके जाता, आप कहां पहुंच के 4.6% CPI यानी इन्फ्लेशन आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2% फूड इन्फ्लेशन, 5.25 5.5% पॉलिसी रेट अभी बात की है आरिफ साहब ने कि वो हाई है। आपका ग्रोथ जो है वो क्रॉस 6%, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन साउथ एशिया, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया। रीड ब्लूमबर्ग 12th of December 2017 it said कि पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी since 2014 till the recent slide। मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था, और उसके साथ आपका FDI में बेहतरीन जंप, और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन। ये अभी फर्क साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच्ड $30 बिलियन। हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं, अब इन हालात को भी सोचा करें, अब इसको भी देखिए कि क्यों पाकिस्तान यहां पहुंचा है। पाकिस्तान को यहां नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान वाज प्रेडिक्टेड टू बी द 18th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है उसकी प्रोजेक्शन थी। व्हाई वी आर टुडे रीच्ड स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं, और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, दोज बैड एक्सपेरिमेंट्स कि जहां आज हम के खड़े हो गए। तो पाकिस्तान इज, आई ऑलवेज बिलीव पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, और पाकिस्तान हैज रेजिलियंस इन इट्स इकोनॉमी। लेकिन ये वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। तो अभी हम रोज सुनते हैं, मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन का रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम, एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिलके इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग, वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी कितनी है डेट टू जीडीपी? 72%। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू जीडीपी। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम मुश्किल में हैं, हम डेड ट्रैप में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अपने वर्स्ट एनिमी खुद हैं। हमें चाहिए कि, और आपका एक बड़ा रोल है, आप अपने बिजनेस के अलावा कुछ टाइम एलोकेट करें पाकिस्तान के लिए। अब माशाल्लाह एक प्रीमियम क्लब में अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे लेके आए हैं। यू आर सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ये मुल्क बनेगा, ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मेरा ईमान है। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन टेकन 4th टाइम रिस्पांसिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर।
ये शमशाद साहबा बैठी हुई है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक, उसके बाद भी ह्यूज इंटरेक्शन विद यू नो इस तरह के कॉलीग्स हैं। उनको चाहिए कि अभी पाकिस्तान की खातर रिफ्लेक्ट करें, सोचें और ऐसे जो मलिशियस प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करें। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। आपने जो इश्यूज मैंने जैसे कहा मैं वो डील करूंगा, मैं और डील करता हूं साथ साथ, लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। जब मैंने टेक ओवर किया 3 इश्यूज थी, पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना। I mean, अगर हमें 1.5 या 2 बिलियन की रिलीफ कैश फ्लो की मिलेगी अगले साल, तो हमने तो 31 बिलियन का अरेंजमेंट करना है। इफ यू कैन अरेंज 29 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वी अरेंज अनदर 2। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड नॉट गो टू पेरिस क्लब, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी बॉन्ड को हमने फोर्स मेजोर 2 साल का हमने मांगना है, एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट। मैं हम बॉन्ड को वक्त पे पे करेंगे। इट्स ए मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान की साख का मसला है। मुझे मल्टीपल लोगों ने ड्यूरिंग अक्टूबर विजिट टू वाशिंगटन, उन्होंने कहा कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन इन द लॉन्ग रेंज में, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि आप पेरिस क्लब नहीं गए, आपने बॉन्ड वक्त पे किया। ठीक है, वी हैव टू मैनेज। जैसे मैंने कहा कि वो लग्जरी नहीं है कि हम बिजनेस एज यूजुअल करें। और जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जी आप यानी इंपोर्ट्स वगैरह को लेके कॉन्फिडेंस में लेके आप उनको करें। कुछ मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि पिछले हफ्ते में इस सब्जेक्ट में मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया और उनसे हमारी जो डिस्कशंस हुई तो उसमें उन्होंने रीप्रायोरिटाइज किया। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो हमें कंप्लेंट्स मिल रही थी कि एक तो एनर्जी रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है, और वो इंपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए जरूरी है उनके लिए भी जो है वो इंपोर्ट्स की प्रायोरिटी बहुत नीचे है। तो हमने इसको रीप्रायोरिटाइज किया। स्टेट बैंक ने कल रात सर्कुलर इशू किया। अच्छा कि आरिफ हबीब साहब ने ये रेज किया, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त है जो कि बैंकों को रात सर्कुलर जा चुका है कि एसेंशियल imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents वगैरह, तो इसको हमने प्रायोरिटी नंबर 1 स्टेट बैंक ने रात डिक्लेयर कर दिया, रीप्रायोरिटाइज किया। नंबर 2 एनर्जी imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. चौथी प्रायोरिटी जो है इंपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर एग्रीकल्चर विच इंक्लूड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और इसके अलावा जो डेफर्ड पेमेंट एंड सेल्फ फंडेड इंपोर्ट्स है उसकी प्रायोरिटी नंबर 5 है। इंपोर्ट्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस प्रेफरली फ्रॉम parents sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the projects plant and machinery has already been imported. देखें ये सारी चीज़ें जैसे आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ। मैंने गवर्नर साहब को इनवाइट किया, वो यहाँ आए, हमने पूरी तफसील की, फिर उन्होंने जाके अपने टीम के साथ डिस्कस किया और कल हमने ये आपस में जो फैसला हुआ उसके बाद हमने कल रात स्टेट बैंक ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया। तो मैं समझता हूँ जी कि ये अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो, आपके आइडियाज़ हो, प्लीज़ डू शेयर विद अस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कई दफ़ा नॉर्मली आई ट्राई टू बी रिमेन अपडेट, लेकिन अगर ना भी हो तो अगर आप मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल टेक नोटिस ऑफ इट। आरिफ हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन की बात की है 3.8 टाइम्स 40,000 इंडेक्स है। ये इंडेक्स 19,000 थी इलेक्शन वाले दिन। मे रिमाइंड यू May 2013 इलेक्शन इंडेक्स 19,000 प्लस। आज वो they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying.
Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दिया एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नजदीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है. उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि जी दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है. कनेडियन मीशत पीछे होगी, इटालियन मीशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा my heart bleeds when I think where we were 5 साल पहले, where are today, we are today, and the same petty politics is going on. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशंस होंगी दे विल बी इंशाअल्लाह गिव अस डिविडेंड्स. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया था और अल्लाह के फजल से हम करते कट्टे हम कहाँ पहुंच गए. आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी. आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल. इट इज आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उससे भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है. आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेस सिंस आई केम. ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इशूज़ हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की, प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है इस वक्त, और हमारी वो जो रिजर्व पोजीशंस है. बट एज ए सेड वी आर मैनेजिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग, वी हैव आइडेंटिफाइड टू मोबिलाइज मोर एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इनफ्लोज. इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों में यू विल सी कि वी विल इंशाअल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट, अल्लाह ने चाहा. और फॉरेक्स से रिजर्व्स के हवाले से भी इंटर बैंक एंड ओपन बैंक का जो डिफरेंस है, आरिफ हबीब साहब आपको याद होगा, the moment I boarded the flight, the stock, financial markets started behaving very positively. और मैंने कुछ भी नहीं किया था अभी. माजी में तो कुछ करना पड़ा था 98-99 में या 2013-14 में, इस वक्त कुछ नहीं किया. I think it was moving in the right direction. It reached almost by 12-13 अक्टूबर it reached about 217 in the interbank, and 1.5 रुपए का फर्क था सिर्फ ओपन और उसका. 3 चीजें have been going very rapidly wrong. Number 1, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number 2, हम wheat import कर रहे हैं. We are short of wheat and हम अपना foreign exchange खर्च कर रहे हैं. वो हमारी, और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है अगर लोकल से प्राइस से ज्यादा करते हैं, वो भी हो रही है, स्मगल हो रही. तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज. हमारी लोकल प्राइस यूरिया की 2300 है, हम इंपोर्ट करते हैं वो लाखों टन, मैट्रिक टन हमने किया है जब से यह हुकूमत आई है, और उसमें हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं. और वो 6 से 7 हज़ार पर मैट्रिक टन. यू कांट सेल के ये इंपोर्टेड है, ये 7 हज़ार में बिकेगी और ये लोकल है. लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस, द वेल हेड गैस. अदरवाइज तो वो भी, उनकी भी कीमत ऊपर होगी. आज आप उनको RLNG दे दें, उनकी कीमत आसमान पे चली जाएगी. तो वो सारा कुछ कर रहे हैं. आप खुद आरिफ साहब, आपका अपना फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस है, तो वो फर्टिलाइजर भी पाकिस्तान से वो भी स्मगल हो रही है. तो मैंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैंने अपना ये एडवाइस किया हुआ है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जी ये स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ दीज 3 आइटम्स हैज टू बी मिनिमाइज्ड एंड रादर स्टॉप्ड.
They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. वहाँ ये जो है वो हर कीमत पे उन डॉलर लेके जा रहे हैं. ये हमें अपनी मुल्क को बचाना है और हमें अपने मुल्क का ये दिफा करने वाली बात है. ये भी उतना ही दिफा है जैसे आप टेरिटोरियल खुदा ना खास्ता जो फिजिकल कॉम्बैट होता है, ये भी उसी किस्म का है. ये इकोनॉमिक कॉम्बैट है और हमें इसके ऊपर ओवरकम करना है और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे. अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज दे आर डूइंग देयर जॉब वंडरफुली. लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये बिल्कुल हाई है और जाहिर है कि हमारा स्टेट बैंक ऑटोनोमस है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑटोनोमस है, उनका फैसला है. लेकिन आई कैन साइट विद यू टर्की, दे आर हैविंग रनिंग 60-70% इन्फ्लेशन. उनका तो पॉलिसी रेट 9% है. You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके 25 से 28 बिलियन डॉलर पे सालाना चली गई हैं. ये सारी चीजें आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा अमल दखल है आपके इस. और दूसरा आपके रुपए का बेकदरी होने का बहुत बड़ा दखल है. इमेजिन इफ इट वाज 150 टुडे, you would have been 25% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. तो बात ये है जी कि ये जो गेमें खेली गई हैं, जो तजर्बे किए गए हैं, उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, ना ये हुकूमत है. लेकिन वी हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स और इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल बी करेक्टेड. दे आर करेक्टेबल प्रोवाइडेड हम सारे रिजॉल्व कर लें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. हमने ये जो ड्रामे हुए हैं इसको हम एक तरफ रखेंगे. हमें कोई किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है. हमने पाकिस्तान को ठीक करना है और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मिलके हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे और ठीक कर सकते हैं. बाकी रहा कि आपको पता है कि फ्लड्स की भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि पिछली अनफॉर्चुनेटली जो कमिटमेंट्स हैं वो हमें पूरी कर नहीं पा रही. आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम, मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे. वी आर द ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वो है PMLN 2013-16. नेवर बिफोर इवन डिक्टेटर्स प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके पाकिस्तान में कभी IMF का. वो भी 8वें 9वीं ट्रेंच पे जाके चले जाते थे. शमशाद अख्तर साहब बैठी हैं, ये आपको हिस्ट्री अभी बता देंगी, आप इनसे पूछें कि वो उस वक्त ये गवर्नर थी किस कौन सी यानी ट्रांच पे हम वॉक अवे करके थे, इवन डिक्टेटोरियल पीरियड ऑफ मुशर्रफ साहब. तो बात ये है कि मेरी ये एंडेवर है, मेरी कोशिश है, रिगार्डलेस के कितनी मुश्किल कंडीशंस माजी की हुकूमत ने एग्री की हैं, देयर सॉवरन कमिटमेंट वी शुड कंप्लीट एंड वी शुड डिलीवर. हम डिलीवर कर रहे हैं और डिलीवर करके मेरी कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें. लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को, अवाम को होस्टेज मत बनाया जाए. अगर हम पॉलिटिकल थोड़ी मैनेजमेंट करते हैं कि अवाम पे बोझ ना पड़े. माई एंडेवर हैज बीन सिंस आई टुक ओवर 28 सितंबर कि अगर हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम उन पे मजीद बोझ ना डालें. हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद हम पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, हर चीज की कीमत बढ़ाते थे. तो क्या ये बुरी बात है? हमने, और बी हैव कंप्लीटेड कमिटमेंट एज वेल कि हमने जितनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट माजी की हुकूमत ने की थी, वी हैव डिलीवर्ड इट. उसके बावजूद हमने 3 दफा प्राइसेस में रिडक्शन किया है. बाकी जितनी अनाउंसमेंट्स हुई हैं अब तक 3 महीने में, उसमें हमने नो चेंज. तो आई थिंक कि अगर ये एक मैनेजमेंट हो सकती है, हमने जरूर अवाम को हर दफा जो उठे तो उनको एक बुरी खबर सुनानी है. तो मेरा ख्याल है कि ये हम सब का फर्ज है. वो बहुत हमारी एक बहुत बड़ी तादाद 70-80% लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनका भी ख्याल करना है. तो उसके यदि हुकूमत जो ये चीजें कर रही थी और IMF को वापस लाने के लिए उसने जो कुछ सब कुछ किया पहले 6 महीने में, उसके साथ ही हमें उसके दरमियान हमें फ्लड्स की कैटास्ट्रोफी आ गई. वो आपके सामने है कि करीबन $30 बिलियन से ज्यादा हमारे लॉसेज हो चुके हैं और इसको रीबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए $16 बिलियन यानी रफली अबाउट 3500 अरब रुपए की पाकिस्तान को जरूरत होगी अगले 6-7 सालों में. तो उसके लिए भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट. इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि एज ए डिग्निफाइड नेशन, एज ए सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे हमें पूरी कोशिश करनी कि हम इससे बाहर निकलें और इंशाल्लाह हम निकल आएंगे. बाकी रहा कि हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं ताकि हम इस सिचुएशन को मिनिमाइज करें, हम कोई इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएँ
हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड डेफिसिट को नैरो किया है ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वो हमारे करंट अकाउंट अपना बैलेंस को भी उसने इम्प्रूव किया है पहले 5 महीने में। तो थिंग्स आर मूविंग। ऑब्वियसली कोई मैजिक वैंड नहीं है कि एकदम से आप कोई चीज़ करेंगे तो हो जाएगी। और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि यू नो वो लोग जो डिफॉल्ट का दिन रात रोना रो रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के पूरी जो है वो हमारी जो अपनी वर्किंग है वो इन प्लेस है। हमारे जो मल्टीलैटरल और दूसरी लायबिलिटीज कमर्शियल ड्यू हैं इस फिस्कल ईयर में उसके ऑलमोस्ट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके लिए भी हमारी जो अपना वर्किंग है उसको रिड्यूस करना और जो रिवाइज बैलेंस उसको फाइनेंस करना, दे आर ऑल अंडर कंट्रोल। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर मैं रीट के हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस पर काफ़ी स्कोप है। इसको आप स्टॉक चेंज जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि इसको सीरियसली कंसिडर करें और इन्होंने आपको वैल्यूज़ यानी दिखा दी। अब आप देखें कि ये हमारा हाल है कि हम रीट में इंडिया से पहले हम आए हैं और हमारी फर्स्ट रीट 2015 में हुई है। आज हम 134 मिलियन डॉलर पे खड़े हैं और वो $8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। नो दिस इज वेयर आई थिंक योर एफर्ट, योर energies and your serious engagement is required with the business community. हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी मैं समझता हूँ कि ये गोल अचीव कर सकते हैं। SECP अपने चेयरमैन उनके जो साथी हैं इंशाल्लाह दे विल प्रोवाइड यू फुल सपोर्ट इंशाल्लाह और दे विल एंगेज विद यू इंशाल्लाह एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। जहाँ तक कैपिटल मार्केट्स का ताल्लुक है मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप है और इंशाल्लाह ये वापस उसी तरफ ग्रेजुअली जाएगी। टाइम ऑब्वियसली लगता है कि जब आप इतने क्वागमायर में फंस जाएं तो एकदम से तो आप फ्लोट नहीं होते। तो इंशाल्लाह टुगेदर वी विल टेक पाकिस्तान आउट ऑफ थिंग। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये जो फ्रैंक डिस्कशन है उसमें अगर आपको कोई और आइडियाज़ हों, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भिजवाएं। फ़रक खान साहब ने भी जो सजेशन दिए हैं मैंने वो भी नोट किए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अपना हमने स्कूक जो इशू किया था होल्डिंग्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो किया था 200 बिलियन का, तो मेरी तो देखिए अगर हम 2017 में राइट डायरेक्शन पे रहते, जिस वक्त आपको 18th इकोनॉमी आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपने मल्टीलैटरल के पास नहीं जाना। आई डोंट नो हाउ शमशाद विल रिएक्ट टू दिस थिंग। आपने दिस शुड बी अल्टीमेट गोल। अमेरिका मल्टीलैटरल से जाता है कि वो बारो नहीं करता, क्या उसका एक्सटर्नल स्टॉक जो है वो रिड्यूस होता है? नो। इंग्लैंड का कम होता है? नो। जापान का कम होता है? नो। तो हम कोई सुपर चीज नहीं है कि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज भी नहीं है। हमारी तो करेंसी भी इज नॉट एक्सेप्ट। वो तो प्रिंट अपना कर लेंगे, इंग्लैंड पाउंड कर लेगा, वो ग्लोबल करेंसी है, US डॉलर कर लेगा, इसलिए उनको वरी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए फॉर अवर डोमेस्टिक डेट रिक्वायरमेंट वी यूज एंड वी गो टू द स्टॉक मार्केट। एंड हमारा जो ग्लोबल है वी शुड अगेन एक्सेस द बॉन्ड मार्केट, द स्कूक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दैट शुड बी गोल एंड वी शुड नॉट बी मोहताज ऑफ द मल्टीलैटरल डोनर्स एट द एंड। हमें जो जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधे करने होंगे, हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी होगी, हमें अपने दुनिया को दिखाना होगा वी मीन बिजनेस, और दुनिया को दिखाना होगा हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। इंशाल्लाह आपके सामने है कि वही पाकिस्तान जिसको कह रहे थे कि जी 2013 में ये डिफॉल्ट करेगा, वही पाकिस्तान था जिसने बॉन्ड 2014 में इशू किया तो 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। आज हम आरिफ हबीब साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। यही पाकिस्तान था जिसके मेरा ख्याल है उस मेरी विजिट में अप्रैल 2014 में शायद शमशाद भी उधर थी अपना वाशिंगटन मीटिंग्स में ऑफ द फंड एट द बैंक, लेकिन हर जो मिलता था वो मुबारकबाद देता था। पाकिस्तान पेपर वाज 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। हमने $500 मिलियन का दिया था, उसको किया था $7 बिलियन वर ऑफर्ड अगेंस्ट 500 मिलियन ऑफर। तो ये बात है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली उधर जाना है और इंशाअल्लाह टुगेदर
आपकी स्टॉक मार्केट पहले इंप्रूव करेगी, इट विल मेक न्यू मार्क, इट विल गो बैक टू वेयर इट वाज, और इंशाल्लाह उसके साथ आई थिंक वी शुड एक्सेस द इंटरनेशनल मार्केट। अभी ऑब्वियसली जब तक हमारे ये बुनियादी मसाइल जो हैं ये नहीं होते, उस वक्त तक शायद ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। हम यानी सीपैक के रूट पे भी कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया, ऑलमोस्ट 600 बिलियन का, जिसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट का बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, फ्रॉम 1400 बिलियन टू 1819 बिलियन। तो ये सारी चीज़ें वो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को हम जो कि लो सिंगल डिजिट पे था वो वापस हमें फिर 8% पे मिल गया वापस, उसको नीचे लाना है, हमने प्राइमरी सरप्लस करना है। दीज थिंग्स आर डूएबल। मैं समझता हूँ कि वी हैव टू रिजॉल्व कि हमने इकट्ठे काम करना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने स्टॉक मार्केट की बेहतरी और इसको इंशाल्लाह नई हिस्ट्री इन्होंने बनाना है अपनी क्लाइमेक्स और अपनी अचीवमेंट्स का। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मेरी चूँकि काबीना की मीटिंग है, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके, फ्रैंक दिल की बातें कर रहा हूँ मैं, और मैं आप सबका मशकूर हूँ जो डाइस पे हैं, जो लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंज के अपना मेंबर्स और साथी बैठे हैं, और उधर मेरे साथी अपना सीप के SECP के वो अपना ऑफिस में वो भी ज्वाइन किया हुआ है, आकिब साहब, उनके दोनों साथी कमिश्नर साहबान। मैं आप सबका दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यू हैव लिसन्ड मी वेरी पेशेंटली एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आने वाला साल आप सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला करे, हम सब दुआ करें कि पाकिस्तान इस भंवर से निकल के दोबारा तरक्की के मंजिलों पे अपना सफ़र जारी और सारी करे, और हम सब उसको देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने उनको सुना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।